क्लास की हमारी समरी ये थी कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो वो करंट कैरिंग लूप एक बार मैग्नेट है। अगर करंट कैरिंग लूप बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो कोई भी अगर हमें करंट कैरिंग लूप दिया जाता है, एग्जाम्पल के लिए लेटर से ये मान लो हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर शेप का करंट कैरिंग लूप है ना, इस तरह से। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट का सेंस लेटर से कुछ इस तरह से। ठीक है, आवाज आ रही है सबको क्लियरली? ठीक है, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है और इस करंट कैरिंग लूप को किसी भी जनरल ओरिएंटेशन में रखा गया है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा है ना, ये बोर्ड के प्लेन के पीछे है और ये वाला जो हिस्सा है ये आगे है। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए कि हमने किस ओरिएंटेशन में रिंग को रखा है। तो ये बिहेव करेगा एक बार मैग्नेट की तरह और उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा। तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम निकालते हैं एन आई ए। ठीक है, एरिया वेक्टर लेने के लिए हमें करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना पड़ता है। जो भी थंब की डायरेक्शन होती है वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ठीक, ये जो रिजल्ट है ना, वो कल के डेरिवेशन मतलब लास्ट क्लास की डेरिवेशन से आया है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किधर होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा। ये अंदर से करंट जा रहा है, राइट हैंड से तुम करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस तरह से आ रहा है। ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो ये अच्छा, ये आवाज सबको अनक्लियर है या सिर्फ कुछ लोगों को है? बाकी लोगों को आवाज क्लियरली आ रही है? ठीक है, फरकरी तुम एक बार डिस्कनेक्ट करिए फिर से ज्वाइन करें। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है ना, हम मान सकते हैं कुछ इस टाइप का बार मैग्नेट है। तो इसका साउथ पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है? तो नॉर्थ एनालॉगस होता है पॉजिटिव के, साउथ एनालॉगस होता है नेगेटिव के। मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल के लिए साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये जो करंट कैरिंग लूप है ना, वो और कुछ नहीं, वो बिल्कुल इस तरह के बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी एन आई ए की इक्वल। ठीक है, ठीक है, एक दो एग्जांपल्स लेता हूँ, उसको देख करके तुम बताना कि मैग्नेटिक मोमेंट इन लूप्स का किधर होगा। हाँ, उबेर डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से इमर्ज करती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैंने वहां पे भी इसको स्ट्रेस दिया था कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो लाइक वाइज बार मैग्नेट के लिए ना, बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से इमर्ज करती हैं और साउथ पे टर्मिनेट करती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम बार मैग्नेट के लिए साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ लेते हैं।
ठीक है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट विल बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो डायरेक्ट एनालॉजी है। और बाकी परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे। हाँ, तो मैं एक दो करंट कैरिंग लूप बना रहा हूँ, उसके लिए तुम बताना कि मैग्नेटिक मोमेंट किधर किधर होगा। मान लो हम कोई ऐसा करंट कैरिंग लूप लेते हैं जो कि बिल्कुल इस बोर्ड के प्लेन में है, यूं। अब ये जो करंट कैरिंग लूप है ना, ये मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट का साउथ पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है, कैसे पता लगाएंगे बताओ। किधर किधर होगा, राइट हैंड रूल यूज करेंगे, फिंगर्स पॉइंट करेंगे, थंब पॉइंट करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस करंट कैरिंग लूप के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बाहर की तरफ है। कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होने का मतलब है ये कैसे कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसका कि जिसका कि नॉर्थ पोल बाहर है और साउथ पोल पीछे है। ठीक, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, वो सही से मैं ड्रॉ बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हें इमेजिन करना है कि बार मैग्नेट बिल्कुल बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप यूं है इस तरह से, तो इसका मैग्नेट इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर इसको तुम्हें रिप्लेस करना है बार मैग्नेट से, तो वो बार मैग्नेट कैसा दिखेगा, उसका 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 साउथ पोल, ठीक है, बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा और नॉर्थ पोल बोर्ड के प्लेन के अंदर होगा। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि ये तो करंट कैरिंग लूप्स हैं, अगर हमारे पास किसी भी जनरल शेप का करंट कैरिंग लूप आ जाता है तब भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड एन आई ए के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे एन अगर एक ही लूप है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो हम वन ही रखेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू करंट टाइम्स एरिया के इक्वल होगी। ठीक है, करंट ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, एरिया ज्यादा है तो भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा इरेगुलर शेप का है तो इसके लिए भी अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो पता है, मान लो ये डायरेक्शन है, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा पता है, अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो राइट हैंड रूल से बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो इसमें करंट कितना है, और इसका ये वाला जो एरिया है ना वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक करंट कैरिंग लूप सेम प्लेन में लाई कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेम प्लेन से बाहर जाता है तो ऐसे लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल तुम्हें लास्ट टाइम में दिया था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई लूप है कुछ इस तरह का है, मान लो, ठीक है, इस तरह से लूप है, ठीक है, और ये समझ पा रहे हो कैसे है। ठीक है, इसके लिए पूछा जा रहा है। तो तुम अगर ऐसा कोई लूप है जो कि एक प्लेन में नहीं लाई कर रहा है तो उसे तुम डिवाइड करोगे, आ, ऐसे लूप को तुम डिवाइड करोगे आ, बहुत सारे ऐसे लूप्स में, बहुत सारे ऐसे लूप्स के कॉम्बिनेशन की तरह जो कि सेम प्लेन में लाई कर रहे हो। तो इसको तुम तीन लूप मान सकते हो, एक लूप तुम इस तरह से मान लोगे, है ना, और दूसरा लूप यूं इस तरह से मान लोगे, तीसरा लूप यूं हो जाएगा। ठीक है, और फिर इन तीनों के लिए अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो करंट की डायरेक्शन देख करके। तो फिर इन तीनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ ताकि थोड़ा ये फिगर इसमें बनाना उतना आसान तो नहीं है। आ, ठीक है, लेट अस से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये जी एक्सिस वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, समझ रहे हो कैसे ड्रॉ किया है। हाँ, तो हमारा जो करंट कैरिंग लूप है
वो मान लो एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह से है, एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह से है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है इस लूप का वो है वाई जी प्लेन में, ठीक है, वो है वाई जी प्लेन में कुछ इस तरह से। ये करंट कैरिंग लूप है। इसके लिए बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, बिल्कुल प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अगर तुम्हें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी ब्रेड्थ है और ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी लेंथ है, जल्दी बताओ। जल्दी 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 बताओ। आ गया? ठीक है, तो हम लोग इस करंट कैरिंग लूप को दो अलग अलग लूप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लूप हम मान सकते हैं कि वो बिल्कुल वो बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। और दूसरा लूप हम मान सकते हैं कि वो बिल्कुल वाई जी प्लेन में, ठीक है। तो इसमें ये करंट यूं फ्लो कर रहा है, करंट इसमें यूं फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो ये दोनों पार्ट कॉमन है और ये नलीफाई हो जाएगा इसका इफेक्ट। तो ये दोनों लूप्स को ऐड करने के बाद ऑब्वियसली हमें गिवन लूप मिलता, ठीक है। इन दोनों के लिए हम अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन पहले वाले के लिए m1 किधर की तरफ होगी, ये m1 किधर की तरफ है, जी एक्सिस की तरफ है ना। और राइट हैंड रूल से जो दूसरा वाला लूप है उसके लिए m2 किधर की तरफ है, अरे तुम लोग बता ही नहीं रहे हो। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हम लिखेंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट m1 प्लस m2। और इन दोनों की वैल्यूज लिख रहा हूँ कि करंट तो सेम है पूरे लूप में, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो m1 की वैल्यू होगी आई एल बी, और m2 की वैल्यू होगी आई एल बी, क्योंकि दोनों के लिए लेंथ ब्रेड्थ सेम है। तो हम लिखेंगे आई एल, ठीक है, हम लिखेंगे आई एल बी, दिस विल बी अलोंग के कैप प्लस आई एल बी, आई एल बी दिस विल बी अलोंग आई कैप। तुम्हारा आंसर होगा आई एल बी कॉमन ले लिया और ये आई कैप प्लस के कैप, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हो तो एक मैं और ट्राई करता हूँ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ये सब थोड़ा विजुअलाइजेशन वाला ही पार्ट है एक तरह से। यहाँ पे ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है। मैं तुम्हें करंट कैरिंग लूप यहाँ पर देने जा रहा हूँ। और वो करंट कैरिंग लूप कैसे पता है, कुछ इस तरह से ट्राइंगुलर लूप है, इस तरह का ट्राइंगुलर लूप है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आसानी से सोचो एरिया कितना है, करंट कितना है, इससे मैग्नीट्यूड पता चलेगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेकिन इस इस ट्राइंगुलर लूप को रखा कैसे गया है, फर्कली तुम्हें अब सही से आवाज आ रही है? इस ट्राइंगुलर लूप को रखा कैसे गया है, ये विजुअलाइज करना, ये समझ लो ये जो लूप है कैसे रखा गया पता है।
ये इन तीनों कार्टेशियन एक्सिस से किसी मतलब उसके बाहर के प्लेन में किसी एंगल पर रखा गया। ठीक है, इसको थोड़ा ये इस तरह का ट्रायंगुलर लूप है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? बहुत आसान है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सारी वैल्यूज दे दी गई हैं। ये ए है, ये वाली लेंथ यहाँ तक, ये बी है, सी है कि ए एक्स वाई जी एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो ए बी सी के इक्वल है। इन इस ट्राइंगल को ना तुम अज्यूम कर सकते हो कि एक ट्राइंगल हम अज्यूम करें एक्स जी प्लेन में, कुछ इस तरह का। एक ट्राइंगल हम अज्यूम कर रहे हैं, एक ट्राइंगल हम अज्यूम कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, कुछ इस तरह का। और एक ट्राइंगल हम अज्यूम कर रहे हैं, एक ट्राइंगल हम अज्यूम कर रहे हैं इन वाई जी प्लेन लाइक दिस। और इन तीनों ट्राइंगल्स को अगर हम कंबाइन करेंगे ना, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, ये तो गायब हो जाएगा, करंट दोनों डायरेक्शन में नलीफाई हो जाएंगे, जीरो करंट हो जाएगा। इन तीनों को जब ऐड करेंगे ना, तो हमें गिवन करंट कैरिंग ट्राइंगुलर लूप मिलेगा। ठीक है, और इन तीनों ट्राइंगुलर मतलब एक्स वाई वाई जी और एक्स जी प्लेन में जो तीनों ट्राइंगुलर लूप्स हैं, उनके लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट कंप्लीटली बता सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम लोग करंट कैरिंग वायर्स के ऊपर फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट करने में अब बहुत एडेप्ट हो गए हो तुम लोग। अ, तुम्हें किसी भी तरह का लूप दिया जाएगा या करंट कैरिंग वायर दिया जाएगा, तुम कंप्लीटली फोर्स टॉर्क सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। फाइनल वाले पार्ट में मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम, हाँ हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ये करंट कैरिंग लूप है इस तरह से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इस तरह के करंट कैरिंग लूप को रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड मान लो कुछ इस डायरेक्शन में, तो इस लूप के ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क एक्ट करेगा। और ये टॉर्क क्या करेगा, इस लूप को रोटेट करेगा तब तक जब तक कि लूप बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन ना हो जाए। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इधर आ गया, तो लूप कैसा दिखे, कुछ इस तरह का दिखेगा। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो कि जैसे ही करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गया, तो करंट कैरिंग लूप के ऊपर इस टाइम में टॉर्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू होती है एम क्रॉस बी के इक्वल। लेकिन यहाँ पे तुम अलग से भी चेक कर सकते हो। ये जो हमारा करंट कैरिंग लूप है ना, मैं जानबूझ करके रेक्टेंगुलर लूप बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझना आसान हो। अगर तुम इस पे फोर्सेस चेक करोगे ना, हर एक पार्ट पे एल क्रॉस बी से, इस वाले पार्ट पे फोर्स चेक करो, वो नीचे की तरफ आएगा एल क्रॉस बी। इस वाले पार्ट पे फोर्स ऐसे आएगा, इस वाले पार्ट पे इधर आएगा, इधर आएगा। और ये चारों फोर्सेस सेंटर से पास करेंगे। ऐसे फोर्स की वजह से रेक्टेंगुलर लूप पर बिल्कुल नेट टॉर्क जीरो होगा। बिल्कुल सिमिलरली तुम इस सर्कुलर लूप के भी हर एक एलिमेंट पर फोर्स देखोगे तो पता चलेगा कि लूप के ऊपर नेट टॉर्क जीरो है। ठीक है, और ये रिजल्ट हम डायरेक्टली इस रेडीमेड फॉर्मूला से बता सकते हैं, जो कि हमारे ये रिजल्ट वहीं से आया था कि हमने लूप के हर एक पार्ट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट किया और उन फोर्सेस की वजह से नेट टॉर्क कैलकुलेट किया। और नेट टॉर्क का जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था वो एम क्रॉस बी के इक्वल है। मैग्नेटिक मोमेंट देख करके और मैग्नेटिक फील्ड देख करके तुम नेट टॉर्क किसी भी करंट कैरिंग लूप के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो, अगर वो लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि हमें टॉर्क का तो एक्सप्रेशन पता है एम क्रॉस बी, लेकिन ऐसे कि याद रखना है ओनली
ये मैं बार बार बताता हूँ लेकिन फिर भी तुम लोग भूल जाते हो। ओनली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ठीक, अब मुझे अगर मान लो तुमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि करंट कैरिंग लूप के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करेगा। रेक्टेंगुलर लूप वाला एग्जांपल लेते हैं। करंट कैरिंग लूप के ऊपर मिनिमम टॉर्क कब एक्ट करेगा और कब करंट करंट कैरिंग लूप इक्विलिब्रियम में होगा, कब करंट कैरिंग लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, बताओ। सबसे पहले बताओ कि मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करेगा। बताओ। हाँ, गुड गुड गुड। हाँ ठीक है, तुम लोग पता है मैक्सिमम टॉर्क तब एक्ट करता है जब टॉर्क का मतलब है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है, एम बी साइन थीटा। तो जब जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री होगा, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट यू होने का मतलब क्या है पता है, रेक्टेंगुलर लूप कुछ इस तरह से है। ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है इस टाइम में, करंट यूं फ्लो कर रहा है। इस टाइम में मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा। तुम देख सकते हो ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, इसकी वजह से टॉर्क मैक्सिमम आएगा। ठीक है। और जीरो टॉर्क कब एक्ट करेगा, जब मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में आ गया हो। और फील्ड की डायरेक्शन में आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग लूप कैसे होगा, तो लूप को देख करके मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर को देख करके भी हम लूप रेक्टेंगुलर लूप ड्रॉ कर सकते हैं। उस टाइम में करंट कैरिंग लूप कुछ ऐसा होगा। ठीक है। राइट हैंड रूल से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, इस टाइम में भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है। इस टाइम में भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है। राइट हैंड रूल से करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये सब पता है तुम लोगों को। और अगर टॉर्क एक और पोजीशन में मैक्सिमम एक्ट करेगा, बस उसकी डायरेक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है। यहाँ पे टॉर्क क्यों एक्ट कर रहा है, यहाँ पे टॉर्क क्यों एक्ट कर रहा है। और ये है ये वाली पोजीशन है 90 डिग्री वाली, और ये 270 वाली, और ये 0 डिग्री वाली, और ये 180 डिग्री वाली। 0 और 180 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, 90 और 270 कौन सी पोजीशन है। ऐसे ये 270 नहीं है, ये भी 90 है एक्चुअली, क्योंकि वेक्टर्स के बीच में अगर हम एंगल बोल रहे हैं तो वो 90 ही कहलाएगा। तो ये दोनों मैक्सिमम टॉर्क वाली पोजीशन है। ठीक है। ये वैसे तुम लोगों को खुद से टॉर्क के एक्सप्रेशन को देख करके समझ जाना चाहिए था पहले से ही, ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा तुम्हारे सामने से ये चीज पास कर जाए इसलिए मैंने एक बार ये पॉइंट मेंशन कर दिया। ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस बार लेटेस्ट से ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप कैसा है, बिल्कुल स्क्वायर शेप का। ठीक है। बिल्कुल स्क्वायर शेप का एक करंट कैरिंग लूप है हमारे पास।
ठीक है। बोर्ड का प्लेन XY प्लेन है, स्क्वायर शेप का, ये करंट कैरिंग लूप है, और ABCD, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से, करंट का सेंस पता है, ठीक है। इसकी जो साइड लेंथ है वो बता दी गई है L है, लूप में करंट कितना है बता दिया गया है, और लूप के डायमेंशंस भी बता दी गई, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जहाँ पर ये करंट कैरिंग लूप रखा गया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, कि मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड है B0, ये B0 Z/L, B0 Z/L J कैप प्लस B0 Y/L, ये मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है जहां पर लूप रखा गया, ठीक है। मतलब कि हम अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को देख करके तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, अलग अलग वाई कोऑर्डिनेट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है, अलग अलग जी कोऑर्डिनेट पर मैग्नेटिक फील्ड की अलग स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें करंट कैरिंग लूप दिया गया है, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक। करंट कैरिंग लूप को हम पहली बार हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने जा रहे हैं, ठीक। इससे पहले जितने भी केसेस लिए थे ना, उसमें उसमें करंट कैरिंग वायर को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन आता है IL×B, लेकिन जरूरी नहीं हर बार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, फिर हम किसी भी वायर के ऊपर या लूप के ऊपर फोर्स टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी इसी क्वेश्चन में पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इसको तुम लोग ट्राई करो, फाइंड द magnitude and direction of, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स exerted on each of the each side of each of the sides of loop, each of the sides of the loop, ठीक है। ये पहला पार्ट है, और उसके बाद दूसरा पार्ट है, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंप्लीट लूप, फाइंड द नेट फोर्स ऑन कंप्लीट लूप। ट्राई करते हैं। अच्छा, इसमें से पहले पार्ट में कहा गया है कि एक एक करके, इसका मैंने नाम उल्टा लिख दिया है, सॉरी, ये B इधर है और D इधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। सबसे पहला पार्ट है कि इस स्क्वायर लूप के हर एक साइड के ऊपर तुम्हें फोर्स पहले कैलकुलेट करना है इंडिविजुअली, तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले AB के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, AB के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें बताओ।
मैं एक काम कर रहा हूँ ना कि ए बी वाला जो पार्ट है ना कि इसमें चारों साइड्स है, तो सिर्फ ए बी वाला जो पार्ट है इसको मैं दूसरी स्लाइड में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आसान हो ये फोर्स कैलकुलेट करना। और तुम लोगों को अभी कैसा लग रहा है इस टाइम में? क्लासेस वगैरह सब ठीक चल रही है? अच्छा, आकाश में मजा आ रहा है तुम लोगों को? नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, पहले पहले हम एक काम करते हैं, ये फोर्स कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं जानबूझ करके अभी का उस लूप की एक ही साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, साइड ए बी। और इसमें करंट करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट कैसे फ्लो कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से। ठीक है, ठीक है। हमें इसी इसी वायर के ऊपर, इसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी थी बी नॉट जी अपॉन एल जे कैप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का जो एक पार्ट है वो वाई एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है, इधर की तरफ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो दूसरा कंपोनेंट है बी नॉट, क्या था, वाई, वाई अपॉन एल। ओके, वेरी गुड। देखते हैं तुम लोगों ने सही आंसर निकाला है कि नहीं। ठीक है, अच्छा इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं थोड़ा ये मैग्नेटिक फील्ड में चाहता हूँ कि तुम लोगों को आइडिया हो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले तो अगर, सबसे पहले तो क्योंकि ये पूरी करंट कैरिंग लूप एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, तो इस लूप का कोई भी पॉइंट हम देखेंगे वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, मतलब हर जगह पर जी कोऑर्डिनेट तो जीरो है। तो जी कोऑर्डिनेट जीरो होने का मतलब है कि पहला वाला टर्म तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो दी गई है, जो कि हमें यूज करनी है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक्स वाई प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, वो एक्स वाई प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो सिर्फ के कैप जी एक्सिस की तरफ है। ये वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर, के कैप की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर, के कैप किधर है, जी एक्सिस का मतलब किधर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह ना आउटसाइड द प्लेन, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती ना तो इक्वली स्पेस हम लोग को इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ती। लेकिन इस फिगर को देखो, मतलब इस इसके इसके मैग्नीट्यूड को देखो, एक्स वाई प्लेन में हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इस एक्सप्रेशन को तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट पर। तो अगर हम एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, क्योंकि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इससे तुम ये भी सोच सकते हो कि जो अ, इस लूप की वो वाली साइड जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो इसके हर एक एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ये वाली जो साइड है ना, वो ऐसी है जैसे कि नॉन मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखी गई है। इसके पास मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो इस पे तो कोई फोर्स आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, तो जैसे ही हम ऊपर चलते जाते हैं ना, तो इस एक्सप्रेशन से देख करके बता सकते हैं, जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाती है। स्ट्रांग होने का मतलब क्या है,
कि बिल्कुल जस्ट ऊपर जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन इसके ऊपर जैसे जाएंगे ना तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, ठीक है, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लाइंस है। लेकिन उसके आगे जाएंगे तो अब जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, जिसका मतलब है कि आगे वाली जो फील्ड लाइंस है वो और पास पास आती जाएंगी। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला पार्ट तो ये था कि मैग्नेटिक फील्ड इस एक्स वाई प्लेन में कैसे एग्जिस्ट कर रही है, उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से। अब हम सोचेंगे कि ए बी के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो एक काम करते हैं, आई एल क्रॉस भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो वायर है ना वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी रखा हुआ है, इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, आई एल क्रॉस भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन वायर के ऊपर आई एल क्रॉस भी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट के ऊपर तो आई डी एल क्रॉस भी, ये तो हमेशा ही एप्लीकेबल है। इसके लिए कंडीशन नहीं है कि एलिमेंट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होना पड़ेगा। ये एलिमेंट जहाँ पर रखा है वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी ही। ये एलिमेंट एक पॉइंट पर रखा हुआ, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी सेम होगी, ठीक है। तो किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी है और ये तुम्हारे पास करंट कैरिंग वायर है, तो इसके एलिमेंट पे हम हमेशा आई डी एल क्रॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि डीएल तो उस एलिमेंट का लेंथ होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड उस पोजीशन की मैग्नेटिक फील्ड होगी जहां पर एलिमेंट रखा गया है। सिंपल है। तो क्या प्रॉब्लम है, कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने, अच्छा ये जो फिगर है ना, सॉरी, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ की है इसको, अच्छा ये जो एल है ना, कैपिटल एल, ये इस लूप की, स्क्वायर लूप की साइड लेंथ है। ये भी फिगर मैं क्लियर रखने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे नहीं ड्रॉ करूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा अनक्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम टोटल फोर्स हमें इस करंट कैरिंग वायर ए बी के ऊपर कैलकुलेट करना था। कंप्लीट वायर के ऊपर एक बार नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम इसको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। हर एलिमेंट में हम फील्ड यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, एलिमेंट के ऊपर हम हमेशा फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस ए बी वायर के हर एक एलिमेंट पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया और इसमें से कोई एक एलिमेंट उठाते हैं, एलिमेंट कोई एक एलिमेंट उठाते हैं, तो एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करना चाहिए बताओ। लेटेस्ट से, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये वायर रखा हुआ है, तो लेटेस्ट से ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पर और डी वाई विड्थ का, एलिमेंट इमेजिन करते हैं। एक मिनट, तुम पर्कली तुम इस एक्सप्रेशन को देखो और अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो कि हमने वाई डिस्टेंस पर डी वाई विड्थ का एक एलिमेंट लिया है, तो उस एलिमेंट के लिए जो डीएल वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा। दिस इज करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर, और इसी एलिमेंट के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर फोर्स की वैल्यू हमें पता है, होती है, कितनी होती है, डी एफ इक्वल्स आई डी एल क्रॉस बी। हमें डीएल वेक्टर चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चाहिए। तो डीएल वेक्टर तो पता है, डीएल वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है।
तो हम मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में बता दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है के कैप की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दैट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, लाइक दिस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, बाहर की तरफ है, और डीएल वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो राइट हैंड रूल से पहले इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बताओ, किधर होगी? एलिमेंट पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बताओ। अगर तुम लोग सुन रहे हो तो एलिमेंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन, अरे लेफ्ट कैसे होगी? डीएल क्रॉस भी करना है ना, राइट हैंड रूल से करो। हाँ, राइट होगी, गुड, इधर की तरफ। अब उसके बाद इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। आई डीएल का मैग्नीट्यूड, डीएल का मैग्नीट्यूड मतलब डी वाई, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना है, वाई डिस्टेंस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, क्वेश्चन में बता दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बी नॉट वाई अपॉन एल। डीएल का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ठीक है, तो एलिमेंट, इस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है वो है कितना आ रहा है, बी नॉट आई अपॉन एल वाई डी वाई। ये एलिमेंट के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। इस एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस तरह के सारे एलिमेंट्स के ऊपर फोर्स को ऐड करना है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, अगर इस एलिमेंट के अलावा हम अपनी वायर में कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करते, किसी भी एलिमेंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन सेम ही आती। हर एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स टुवर्ड्स राइट कुछ इसी तरह से आ रहा है। तो हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करने का मतलब है हमें सिर्फ फोर्स के एलिमेंट के ऊपर फोर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करना, यानी कि डीएफ को इंटीग्रेट करना। तो हम टोटल फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, इंटीग्रल डीएफ। और इंटीग्रल डीएफ का मतलब है, इसमें कांस्टेंट को मैं पहले ही बाहर निकाल दे रहा हूँ, बी नॉट आई अपॉन एल इंटीग्रल वाई डी वाई। मुझे बताओ कि वाई की लिमिट्स क्या रखेंगे इसमें। वाई ए पर 0 है और वाई चलते चलते लास्ट में वाई की लिमिट्स क्या होगी, 0 टू एल। और इसको सॉल्व करने के बाद फोर्स की डायरेक्शन आएगी, फोर्स ऑन ए बी, बी नॉट आई एल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, एक एल कैंसिल हो जाएगा, बी नॉट आई एल अपॉन 2। और अगर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे आई क्या, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर हाँ, सर जो दूसरी वायर है ना, जो दूसरे साइड से है, अपोजिट साइड से, ये वाली। हाँ सर, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ना कुछ, इस वायर की वजह से। अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो कि ये वाली जो वायर है, इस वायर की वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी इस ए बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। हाँ सर। हाँ, तो सही है, बिल्कुल सही है। पहला तो इस क्वेश्चन में हमें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी वजह से ए बी के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने को कहा गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे ना,
चारों वायर्स पर मिला करके, ये चारों वायर्स पर मिला करके अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक पार्ट दूसरे के ऊपर, दूसरा पार्ट पहले के ऊपर, तो इनका आपस का जो इंटरनल फोर्स है ना कैंसिल होगा। तो इस कंप्लीट लूप के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली ना इस लूप के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इन वायर्स के ऊपर फोर्स देखना है। ठीक है, अच्छा मैंने ए बी के ऊपर फोर्स कैलकुलेट किया, कितना आया जरा बताओ तो। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को तुम देख के बता सकते हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के इक्वल होगी, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बाई 2 है। इसका एक्सप्रेशन तुम देख करके बता सकते हो, जब वाई की वैल्यू एल पुट करेंगे बी नॉट है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्मली ना 0 से बी नॉट तक जा रही है। हाँ, उबैर मैं यही कहने वाला था, क्योंकि ये लीनियर वेरिएशन है ना, तो तुम थोड़ा गेस कर सकते थे कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करता बी नॉट आई एल। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्योंकि बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि लीनियरली 0 से बी नॉट जा रही है, तो इसका एवरेज वैल्यू लेकर के ना तुम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, जब तुम एवरेज वैल्यूज लेने पर और ज्यादा थोड़ा तुम्हारा कमांड आ जाएगा तो तुम्हें आसानी होगी। हाँ, तो इसके ऊपर तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ए बी के ऊपर तो कैलकुलेट कर लिया, सी डी के ऊपर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? बताओ, सी डी के ऊपर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड ए बी के ऊपर लाई कर रहे हैं वही मैग्नेटिक फील्ड सी डी के ऊपर भी लाई कर रहे हैं। मतलब सी डी वायर के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वही वही वैल्यूज है जो कि ए बी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये दोनों जो वायर है ना सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें करंट ऊपर है, इसमें करंट नीचे है, तो दोनों के ऊपर जो फोर्स होगा ना वो बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ये बी नॉट एल बी नॉट आई एल बाई 2 है, तो ये बी नॉट आई एल बाई 2 इधर होगा। ठीक है, तो इन दोनों का तो फोर्स कैंसिल होगा, एडी का तो फोर्स 0 आ गया। इसका मतलब है लूप के ऊपर जो भी नेट फोर्स आएगा वो बीसी की वजह से आएगा। बीसी के ऊपर फोर्स कितना होगा, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड तुम देखोगे तो तुम देख सकते हो कि बीसी जहां पर लाई कर रहा है उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। चेक करो, जहां पर रॉड बीसी लाई कर रहा है उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ओवरऑल रॉड बीसी एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा गया है, लेकिन जहां पर ये रॉड बीसी रखा गया है उस रॉड के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम है। तो रॉड को ये पता नहीं चलेगा कि रॉड यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म में है। रॉड को ये पता नहीं चलेगा कि ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, रॉड को लगेगा कि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड में ही रखा गया है जिसकी स्ट्रेंथ बी नॉट है। तो बीसी के ऊपर तुम हर एक एलिमेंट पर भी फोर्स ऐड करके निकाल सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि बीसी के ऊपर फोर्स आई एल क्रॉस बी के इक्वल एक्ट करेगा, एल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा ना वो बी नॉट आई एल के इक्वल होगा, और यही नेट फोर्स होगा कंप्लीट लूप के ऊपर। इसका अगला पार्ट है कि लूप के ऊपर नेट टॉर्क बताओ, तो सारे फोर्सेस को देख करके बता सकते हो कि यहाँ पर नेट फोर्स तो होगा लेकिन इन फोर्सेस का टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक क्लास मुझे और लेनी पड़ेगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे एप्लीकेशंस, थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस बताने हैं, जिसमें कि और थोड़ा तुम और ज़्यादा फेमिलियर हो गए मैग्नेटिक फील्ड के यूज़ के साथ। और आ, और मुझे बताना है मोटर। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।